तो वापस जाने वाले हैं, गजनी से ही वो रूल करेंगे। तो हिंदुस्तान छोड़ के गए थे अपने जनरल, जो सिपाह सालार या सेनापति है उसके हाथ में, जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही टाइम है जब मंगोल यानी जो चंगेज खां है वो अटैक करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते जो खैबर पास था, जो अफगानिस्तान जाने के लिए ज़रूरी था, वो रास्ता बंद हो चुका था मंगोल के चलते। तो सिराज, एक उस समय के लिखने वाले, वो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में करीब 1000 मंदिरें तोड़े थे इन्होंने। यूनिवर्सिटी तो तोड़ा उन्होंने, तो गलती तो है उस हिसाब से अगर देखा जाए, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तोड़ा। बल्कि हिस्ट्री में तो ये है कि उदंतपुरा और विक्रमशिला उस समय नालंदा से बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो इल्तुतमिश ने पहली बार ये किया कि नहीं, सुल्तान तो अलग पोजीशन है भाई। सुल्तान मतलब सुल्तान, हाँ, हेल सुल्तान। तो ये नॉमिनेट करते हैं अपने बेटी को, रजिया सुल्तान। तो बलबन वापस आके इसको लिखता भी है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी भी हूँ। तो बोलता नहीं, मैं एक बार तो सुल्तान बन चुका हूँ, अब तो मैं गवर्नर नहीं बन सकता ना, पीछे नहीं हट सकता, अब पीछे नहीं हट सकता। ये देखता है कि बलबन का फोर्स हम पे अटैक किया है, इसको लगता है पूरा फोर्स अटैक कर दिया है, ये नदी में कूद जाता है। हाँ, बुगरा खान को बुलाते हैं दिल्ली की, अब दिल्ली का तख्त आप संभाले, आप दिल्ली हिंदुस्तान के सुल्तान बनेंगे। बुगरा खान कहता है कि नहीं, मैं बंगाल में ही ठीक हूँ। समझ रहे हैं ना? नहीं। वेलकम टू बकर बोंग। मेरा नाम है अरुणावा और मेरे साथ है प्रेमाशीष। हम दोनों हैं बोंग, लेकिन बात करते हैं हिंदी में। और ये चैनल में हम बात करते हैं विभिन्न विषयों को लेके। आज का हमारा जो विषय है वो है इतिहास। और ये इतिहास ऐसा एक चीज है जिसको लेके इंटरेस्ट तो बहुत है लोगों में, लेकिन ये इंटरेस्ट बाद में जाके डेवलप होता है। पहले जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो हमें एकदम अच्छा नहीं लगता, ज्यादातर लोगों को। सो आज का जो शीर्षक या जो सब्जेक्ट है वो है स्लेव डायनेस्टी। मतलब हमने सल्तनत की जो शुरुआत है उसको लेके बात किया है ऑलरेडी। अभी दिल्ली सल्तनत एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत के इतिहास के हिसाब से, और आज का जो चैप्टर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहली बार हुआ था कि एक सुल्तान अपने जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, जो एयर होते हैं, उनको देते हैं अपना ताज या अपना सिंहासन। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ये जो शुरुआत है ये है, पहले तो है कुतुबुद्दीन ऐबक और खत्म होता है कायकोबाद में आके, राइट? काइंड ऑफ। हाँ, कायकोबाद में आके खत्म होता है। उसके बाद फिर खिलजी स्टार्ट। हाँ, फिर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एक चर्चित नाम है। तो उनके बारे में आज हम सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करके छोड़ने वाले हैं, राइट? देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाती है अफसाना। देखते हैं। चलो, तो फिर हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का जो स्लेव डायनेस्टी है उसको लेके बातें। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी प्रेमाशीष? शुरुआत देखो, शुरुआत तो मोहम्मद घुरी से ही होता है एक्चुअली। मोहम्मद घुरी जो गजनी के थे, शिहाबुद्दीन, वो आते हैं हिंदुस्तान और बहुत सारा जगह जीतते हैं और लूटते भी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान रहना नहीं चाहते थे। हालांकि ये सुल्तनत के जो लोग थे वो कोई भी रहने के लिए नहीं आए थे, वो ज़्यादातर लूट करने के लिए ही आए थे, पर जीत लिया। तो घुरी वापस जाने वाले हैं। हम पूरा थोड़ा सा रिकैप दे रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। तो वापस जाने वाले हैं, गजनी से ही वो रूल करेंगे। तो हिंदुस्तान छोड़ के गए थे अपने जनरल, जो सिपाह सालार या सेनापति है उसके हाथ में, जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली संभाल रहे हैं और घुरी लौट रहे हैं, पर झीलम के किनारे उनकी मौत होती है। उनका मतलब खून करते हैं उनको, कुछ लोग आके उनको मार देते हैं। इस्माइली भी हो सकते हैं और खूंखार भी हो सकते हैं, पता नहीं। पर दिल्ली तो खाली हो जाता है। अब घुरी के बाद
कुतुबुद्दीन ऐबक तो मामलुक था, मामलुक यानी दास था, यानी एक ऑफिसर, इतना ही मान लेते हैं। उसको तो ऐसे ही कोई नहीं मान लेगा कि भाई घुरी गया है, उसके बाद इसको कैसे सुल्तान मान लिया जाए। तो 2-3 लोग उभर के आते हैं। एक इनका ही ससुर है जिसका नाम है यल्दुज या यल्दिज, जो गजनी से है। वो परेशान करते कि हम जीतने वाले हैं, हम पूरा ताज रखने वाले हैं, पूरा जो साम्राज्य है वो रखने वाले हैं। एक इनका दामाद है जिनका नाम है कबाचा, जो मुल्तान की तरफ से रूल कर रहे थे, वहाँ के गवर्नर थे। वो भी कह रहे कि हम जीत रहे हैं, हम मतलब आना चाहते हैं। तो अब ये चलता रहा काफ़ी दिनों तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे ही ताज पे नहीं बैठ गए, दिल्ली में थे तो कंटिन्यूएशन रहा, पर कोई मान नहीं रहा है। यिल्दिज़ वहाँ से लाहौर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि उस समय मानना, ये समझना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान तक ये सेम ही था, पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक। तो वहाँ से वो आके अटैक कर रहे हैं, तो ये जाते हैं, उनको हराने की कोशिश करते हैं, हरा नहीं पाते, वापस आ जाते हैं दिल्ली। और यही टाइम है जब मंगोल यानी जो चंगेज़ खां है वो अटैक करते हैं। यही रीज़न है कि ये जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाकी बाद के जो भी लोग हैं वो वापस नहीं जा पाए, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ता जो खैबर पास था, जो अफगानिस्तान जाने के लिए ज़रूरी था, वो रास्ता बंद हो चुका था मंगोल के चलते। तो वहाँ से आप वापस नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें। और ऐसे भी भाई आप एक स्लेव हो, आपको कहीं तो स्लेव मार्केट में बेचा गया था, वहाँ से अपने करते 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 आप सुल्तान तक बन गए, मतलब इतने बड़े एक राज के आप चीफ बन गए। तो ऐसे ही क्यों छोड़ के फिर जाओगे। करेक्ट, हाँ। तो ये दोनों मिला के ये रह गए कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये मूलतः वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम की तरफ और सिंध वगैरह की तरफ और सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, यहीं पे इनका राज था, बनारस तक। तो सिराज एक उस समय के लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में करीब 1000 मंदिरें तोड़े थे इन्होंने, और मस्जिद वगैरह बनाए उसकी जगह पे। वो उस समय का यही दस्तूर था कि मंदिर तोड़ो और उसकी जगह पे मस्जिदें बनाओ। तो ये चला, पर ये ईस्टर्न इंडिया नहीं आया। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ईस्टर्न इंडिया यानी पूरब की तरफ हो क्या रहा था, बनारस के आगे वो कभी आए नहीं। कनौज एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। कनौज मतलब कानपुर, औध मान लेते हैं, लखनऊ बेसिकली। औध बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हुसामुद्दीन करके एक गवर्नर थे इनके, उनका एक मानना ये है कि बख्तियार खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं कि बख्तियार खिलजी शायद कुतुबुद्दीन के राइट हैंड मैन थे, वो ऐसे ही नहीं बने थे। बख्तियार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है ये भी उसी तरफ से सेंट्रल एशिया से ही आते हैं, पर वो थे नाटे, हाइट ज़्यादा नहीं था, देखने में भी अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो इनको कोई मान नहीं रहा था कि कुतुबुद्दीन के अंडर में तो थे ये स्लेव, पर इनको कुतुबुद्दीन भी नहीं मानते थे कि ये कुछ बड़ा करेगा कुछ आगे जाके। तो उसको औध में भेज दिया कि वहाँ पे हुसामुद्दीन के अंडर रहो, कुछ करते रहना काम। पर बख्तियार खिलजी था एक्चुअली बहुत टैलेंटेड इंसान, मतलब मिलिटरीली। तो उसने हुसामुद्दीन से मिर्ज़ापुर की 2 जागीरें ली, 2 जागीर लेके ये जो है जीत लिए मिर्ज़ापुर, और फिर आगे बढ़ते गए बिहार की तरफ, साउदर्न बिहार, दक्षिण बिहार, क्योंकि उत्तर बिहार जो है, जो मिथिला वाला एरिया है, तो वो तब भी हिंदू राजाओं के हाथ में था, कर्नाट राजाओं के हाथ में था। तो बख्तियारुद्दीन बिहार की तरफ से आगे बढ़ते गए कि ईस्टर्न इंडिया को थोड़ा बहुत जीता जाए। और यहाँ पे होती है वो कहानी जिसके बारे में सबको गलत पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा तोड़ा था। होता क्या है, और ये मिन्हाज उनके जो साथ में थे वही लिखते हैं, तबाकत नसरी में लिखा हुआ है कि बिहार जब जीत रहे तो एक फोर्ट टाइप का कुछ दिखा, किला टाइप का कुछ दिखा एक, और वहाँ पे इन लोगों ने अटैक किया। किले के अंदर जो लोग थे वो सारे शेवन मॉन्क्स थे, सन्यासी थे, लाल वस्त्र पहने हुए सन्यासी थे। उन सबको मार दिया। जब मार दिया, और ये बख्तियार खिलजी कर रहे थे क्योंकि उनको लगा ये किला है
और किला तो जीतना जरूरी है एक जगह को जीतने के लिए। तो इसको ये नाम तो हाँ, फिर तो क्या होता है कि किला जीत लिया, सब लोगों को मार दिया। फिर बोला अब है क्या यहाँ पे, ढूंढ के निकालो कि लूट करना है, यहाँ पे लूट मचानी है। तो जब लूटने गए तो देखा उस जगह पे, उस किले के अंदर सिर्फ किताबें हैं और कुछ है नहीं। संपद वैसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो सारी किताबें रखी गई। फिर बख्तियार खिलजी ने बोला अच्छा ये किताब है क्या, ये तो पता चले कि क्या लिखा हुआ है इन किताबों में। पर वो पढ़ नहीं पा रहा था कोई, क्योंकि वो शायद ब्राह्मी या पाली वगैरह में लिखा हुआ होगा। इनको तो सेंट्रल एशियन लैंग्वेज, थोड़े बहुत फारसी आते थे, तो कोई पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जो भी पढ़ने वाला था उन सबको वो लोग मार चुके थे, जो सन्यासी थे। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि फिर जला दो, ऐसे भी मुझे लग रहा है कि ये काफिरों का ही किताब होगा। ये कहानी सच है, पर ये जो होता है, और उनका नाम देते हैं हिसारे बिहार। उस टाइम तक इस जगह का नाम, ये एरिया का नाम मगध से, मगध और मिथिला, तिरहुत, ये नाम से जाना जाता था। आज का जो बिहार है ये विहार से आया है। विहार यानी मॉन्स्ट्री, बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री। तो ये हिसारे बिहार नाम देते हैं इसका। तो ये हिसारे बिहार कौन सी जगह है? ये कहानी सच है कि ऐसा हुआ था, पर ये नालंदा नहीं था। अच्छा, तो आप दावा कर रहे हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा नहीं तोड़ा? बख्तियार खिलजी ने एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को तोड़ा। वहां पे जितनी किताबें थी वो सब उन्होंने जला दिया। ये सच है। ये मिन्हाज भी लिखते हैं, उसके बाद सारे हिस्टोरियन इसको पुष्टि करते हैं। पर वो यूनिवर्सिटी, वो जो विश्वविद्यालय है, वो नालंदा नहीं था। तो कौन सा था वो था उदांतपुरा यूनिवर्सिटी। उदांतपुरा यूनिवर्सिटी जो है, या फिर विक्रमशिला भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक था। क्योंकि नालंदा, और इसमें कोई बुरे मतलब ये नहीं कि अच्छा नालंदा नहीं तोड़ा, इतना ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी तो तोड़ा उन्होंने, तो गलती तो है उस हिसाब से अगर देखा जाए, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तोड़ा, जला दिया सारे किताबों को, ये तो सच है। पर नालंदा का जो ह्यूएन के समय जो नालंदा की बात होती थी, वो जल गया था। कुछ लोग कहते हैं जला दिया था, कुछ लोग कहते हैं एक आग में वो जल गया था। उसके बाद बंगाल के जो पाल राजा थे, उन्होंने विक्रमशिला और उदांतपुरा, 2 यूनिवर्सिटी उसके आसपास बनवाए थे, जो इस समय आते आते 1210 1209 ये सब टाइम पे, इस समय वो ज्यादा बड़े यूनिवर्सिटीज थे। अच्छा। नालंदा उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रह नहीं गई थी। और ये बुद्धिस्ट जो है, साक्य करके एक मॉन्क है, वो भी उस समय पढ़ने आए थे विक्रमशिला, और वही कहते हैं कि ये बख्तियार खिलजी के जो फोर्स है, इन्होंने विक्रमशिला और उदांतपुरा को पूरी तरह से खत्म किया है। अच्छा। नालंदा पढ़ने वो भी नहीं आते थे। तो नालंदा उससे पहले ही खत्म हो चुका था। अच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं कि उदांतपुरा कोई कम था। हाँ, वो तो बल्कि हिस्ट्री में तो ये है कि उदांतपुरा और विक्रमशिला उस समय नालंदा से बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो बख्तियार खिलजी ये जीतते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं बंगाल। हाँ, ये जो किताबें थी, ये जो चला दिया गया है, उसमें से कुछ भी अगर बचता आज, तो मुझे लगता है इंडिया का जो एंशिएंट ज्ञान है वो अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में हमें मिलते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उज्जैन, मथुरा और मिथिला में जो रह गया वही रह गया। साउदर्न इंडिया में, दक्षिण में जो चला गया वो रह गया। बाकी ये ह्यूएनसांग बहुत सारे कॉपी करके चाइना ले गए थे, चीन ले गए थे, वो रह गए। कुछ तो अतिश दीपंकर ने तिब्बत ले गए थे, वो रह गए। बाकी यहाँ पे जो रह गया था ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो तो जल गए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें क्या था, ये किसी को नहीं पता। हाँ, और यूनिवर्सिटी था तब का टाइम का, और जो नाम हम सुनते हैं तब के टाइम के लोगों के बारे में, बराहमिहिर था, आर्यभट्ट था, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, तो ये सब लोग जो जिनका नाम हमें पता है, तो वो जो ओवरऑल जो टाइम था उसमें शिक्षा का प्रसार बहुत था। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 1700 नहीं, 1600 तक, हाँ 1700 में भी थोड़े बहुत, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के जो बड़े यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ 150-200 ही किताबें थी। और ह्यूएनसांग जो और पहले मतलब 6th सेंचुरी में आते हैं, वो कहते हैं कि 3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज नालंदा यूनिवर्सिटी में ही थी।
तीन बड़े बड़े लाइब्रेरीज, हाँ। लाइब्रेरीज वहाँ थे, रत्न सागर, रत्न रंजक और एक रत्ननिधि। ये तीन तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी नालंदा में ही थी। तो इसमें तो कोई संदेह की बात है नहीं। अब उसको बंगाल के एक राजा शशांक ने भी अत्याचार किया नालंदा पे, और शायद वो जो आग है वो शशांक ने लगाया था, या फिर वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया, या फिर जैसे खत्म हुआ तो इसके कुछ किताबें विक्रमशिला उदंतपुरा में चला गया होगा। तो अब जो भी है, लेकिन वो रहा नहीं। अब जो रहा नहीं उसके बारे में क्या बताए कि क्या नहीं रहा। राइट, करेक्ट। लेकिन हो सकता है जो हमें लगता है कि शायद बहुत सारा मिस कर दिया हमने, बहुत कुछ। ऑब्वियसली अगर किताबें होंगी तो उसमें ज्ञान भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिलोसॉफिकल होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में तो फिलोसॉफी भी पढ़ाई जाती थी, दर्शन भी पढ़ाए जाते थे, और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाया जाता था। बाकी वेद वगैरह छोड़, मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में जो बेसिक नॉलेज है विज्ञान का जो है, आयुर्वेद, ये सब तो पढ़ाया जाता था। अब बस इतना बोल के हम आगे बढ़ जाएंगे कि बख्तियार खिलजी ये तो मतलब उदंतपुरा या विक्रमशिला दोनों को, या फिर दोनों को खत्म तो किया उसके बाद। हाँ नहीं, तो उसमें थोड़ा सा बस इतना बोलूंगा कि कई सारे लोग हैं जो ये प्रूफ करने के लिए आतुर है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को खत्म किया था। ये गलत बात है, ये कोई भी हिस्टोरियन इसकी पुष्टि नहीं करती, कोई ऐतिहासिक सत्य है ही नहीं। किसी ने नहीं बोला आज तक कि नालंदा उसने खत्म किया था, उसका कोई प्रूफ नहीं है। जब ये सच है तो दूसरे वाले हिस्टोरियन आ जाते हैं, हाँ तुम तो बड़े बोल रहे थे आप लोग कि हाँ नालंदा खत्म किया है, ऐसा कुछ नहीं है, बख्तियार खिलजी वैसा भी आदमी नहीं था। ये भी गलत है, क्योंकि उसने दूसरा यूनिवर्सिटी खत्म किया था, वो भी कोई काम की बात है नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है वो, नहीं, वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी को उसने खत्म किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के फिर बख्तियार खिलजी पे जाते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो हिंदुस्तान में ही बाकी जगह जीत रहे थे, और बख्तियार खिलजी आते हैं बंगाल। और बंगाल में आके एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि लक्ष्मण सेन उस समय बंगाल के राजा हुआ करते थे। नवद्वीप जो नदिया जो है वहाँ पे खाना वाना खा रहे होंगे, बंगाली तो थोड़ा खाना खा के सोते हैं, वैसा था। तो बख्तियार खिलजी जब आते हैं यहाँ पे बंगाल में, तो 18 लोगों को ही लेके आते हैं, क्योंकि पूरी फोर्स आके अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि लक्ष्मण सेन का अपना भी फोर्स था। तो 18 लोगों को लेके, घोड़े लेके वो आते हैं और चोरी छुपे घुसते हैं नदिया में, नवद्वीप में, घोड़े बेचने वाले के भेष में। तो किसी ने गौर नहीं किया, ऐसे भी दोपहर हो चुका था, बंगाली तो सो रहे थे। धीरे धीरे वो लोग टहलते 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 बंगलो आ गए, जो मतलब राजभवन जो होता है, राजभवन मतलब बंगलो। जिनको भी बंगलो नहीं पता, वो पता कि उस समय जो बंगाल में घर बनती थी, या आज भी गांव में जो बनता है, वो ऊपर से ऐसे त्रिकोण टाइप का, उसको बंगाल या बंगला बोलते थे, क्योंकि वो बंगाल में ही सिर्फ ऐसे घर बनते थे, जिसका मुगल रेड फोर्ट में भी बंगला बना हुआ है, जो बाद में ब्रिटिशर्स ने वो स्टाइल को अपनाया और उसको बंगलो बोलने लगे। तो उसी टाइप का, क्योंकि नवद्वीप में कोई फोर्ट किला कुछ नहीं था लक्ष्मण सेन का, तो ऐसे कुछ मड से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ इस तरह का बंगलो था। तो वहां पे वो आए, तो महल नहीं था ये कहने के मतलब है। तो बंगलो में आए और सामने आके फिर अटैक करने लगे। तो अचानक से ये अटैक हुआ तो लोग मर गए, और तब तक पीछे से पूरा फोर्स आ गया। और घमासान जब लड़ाई हुई, जब लक्ष्मण सेन को ये पता लगा कि अब खत्म हो चुका है कहानी, तो वो पीछे के दरवाजे से भाग गए। और भाग गए वाले में कहानी है कि भाग के वो कहाँ गए, भाग के वो गए थे ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे। और उसके बाद लक्ष्मण सेन और उनके जो वंशज है, उन्होंने अगले 50 साल तक वहाँ से, ढाका से राज किया था। उसको बख्तियार खिलजी या कोई भी ये जो सुल्तान जो आए थे वो तोड़ नहीं पाए थे लक्ष्मण सेन के, या सेन वंश का जो डायनेस्टी है, हिंदू डायनेस्टी जो है, उसको ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश, वहाँ पे वही लोग थे। तो बख्तियार खिलजी जीतते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, जिसको नॉर्थ बंगाल बोलते हैं वहाँ पे। पर वहाँ पे उनको एक अजीब ख्याल आता है कि हम तिब्बत जाएंगे, तिब्बत पे हम अटैक करेंगे। तो उसकी बड़ी अजीब कहानी है। अब किसी को नहीं पता तिब्बत को क्यों, मतलब भाई आप मिथिला जीत लो, साउथ में चले जाओ, उड़ीसा है,
ईस्ट बंगाल है जहाँ पे सेन जिनको आप हरा नहीं पाए वो लोग है, कामरूप जो आज का असम है वो है, ये सब छोड़ के वो तिब्बत क्यों जाने लगा। पर तिब्बत गया वो, और तिब्बत जब गया तो बुरी तरह से हार गया वहाँ पे बख्तियार खिलजी, और वहाँ से बुरी तरह से मतलब 10,000 कुछ घोड़े लेके गए थे वो, मतलब 10,000 का फोर्स था और 100 लोग वापस आ पाए थे। तो बख्तियार खिलजी एकदम टूट चुके थे उस समय। उनका ही एक सेकेंड इन कमान अली मर्दान, वो उनको मार डालते हैं। ये होता है 1206 में, 1206 में ये होता है। बख्तियार मर जाते हैं, वो अली मर्दान बंगाल के सुल्तान टाइप बन जाते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं 1210 में पोलो खेलते वक्त, घोड़ा से गिर के कुछ, हाँ, पोलो खेलते वक्त वो मर जाते हैं घोड़े से गिर के, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो है वो उनके नाम पे है, पर कुतुब मीनार उनके टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। स्टार्ट हो गया था कुतुब मीनार बनना, पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी और बख्तियार खिलजी नालंदा की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शायद कुछ समय के लिए आराम शाह बोल के किसी ने राज किया था, बट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, लेकिन इसके बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है इल्तुतमिश। हाँ। और इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को एक्चुअली शायद ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली जो मामलुक डायनेस्टी है इसका रियल फाउंडर ये इन्हीं को माना जाता है। हाँ, उसका एक रीजन है। तो पहले थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में बता देते हैं। ये भी मामलुक ही थे, मतलब स्लेव थे, दास थे। तुर्किस्तान जो आज के डेट में शायद तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया जो है वो है, तो तुर्किस्तान के ये थे, वो बड़े सुंदर से देखने में थे, अच्छे थे। तो इनके भाई जो थे ये बड़े जलते थे इनसे, और उन्होंने इनको झांसे से कि भाई चलो तुम्हें मेला दिखाने ले चलते हैं करके इनको बेच दिया था स्लेव मार्केट में। अच्छा। वहाँ से धीरे धीरे ये एक हाथ से दूसरा हाथ बेचते बेचते वो आगे बढ़ते, घुड़ी के पास आते हैं, और घुड़ी इनको दास लेने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगे दास थे। अच्छा। 1000 दिरहम चाहिए होता था इनके लिए, बाप रे, यानी 1000 स्वर्ण मुद्रा भाव था इनका। उस टाइम में 1000 स्वर्ण मुद्रा बहुत है। हाँ। और तो घुड़ी ने नहीं लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया था इनको। अच्छा। तो ये होते हैं। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये बनते हैं हेड। पर वो जो 2 प्रॉब्लम हमने बताया कि एक तो यिल्दिज था, वो तब तक परेशान कर रहा था। चंगेज खां वहां से फिर आके बढ़ गया था। कबाचा करके एक था, ये भी प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये इन्होंने इल्तुतमिश से सबसे पहला जो इल्तुतमिश ने किया, इन सबको धीरे धीरे एक के बाद एक करके सबको हराया। सबसे बड़ा मेनस जो था इस समय वो था चंगेज खां, क्योंकि चंगेज खां आते आते पंजाब के रास्ते घुसने वाला था, अफगानिस्तान के रास्ते खैबर पास होके हिंदुस्तान घुसने वाला था। तो चंगेज खां अगर आ जाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। पर तो ये वहां बिजी हो गए चंगेज खां को रोकने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान तक तो था ही इनका राज। पर कुछ तो रीजन रहा होगा कि चंगेज खां कभी हिंदुस्तान आए नहीं। कहते हैं कि एक मान्यता है, इसका ऐतिहासिक कोई पुष्टि नहीं है, कि चंगेज खां आ रहे थे और वहाँ पे उनको कोई एक जानवर दिखा था, शायद एक शेर दिखा था, और उनको देख के चंगेज खां को लगा कि ये बैड ओमेन है, मैं हार जाऊंगा या मर जाऊंगा हिंदुस्तान में आके। तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इसके बाद मंगोल्स जो है वो बहुत बार इंडिया में अटैक करते, लूट करने के लिए, लूट मचाने के लिए बहुत बार आते, दिल्ली तक आते, पर कभी चंगेज खां तो आए ही नहीं थे। बाकी लोग भी आके यहाँ पे कभी राज करने की कोशिश नहीं करते, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। और हर साल की ये बात थी कि जैसे ही ये मॉनसून खत्म होता है वो आ जाते हैं। नादिर शाह भी उस तरफ का है ना? नादिर शाह अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान से बाद में आए थे, औरंगजेब के बाद। तो पर्शिया, रादर नॉट अफगानिस्तान, पर्शिया, पर अफगानिस्तान के रास्ते आए थे। पर ये थे मंगोल, और ये अभी तक मुस्लिम नहीं है। चंगेज खां वाज नॉट अ मुस्लिम। ये बहुत बाद में होता है कि मंगोल्स जो है धीरे धीरे मुस्लिम बनते हैं। पर तो चंगेज खां के पे बिजी रहे कुछ दिन, और इसलिए बाकी तरफ इनको ध्यान नहीं गया। ध्यान जब गया तब देखा कि अच्छा, हमारे पूरे साम्राज्य में
बख्तियार खिलजी के टाइम पे तो ये था कि बंगाल अपना था। अभी वहां पे इवाज करके एक बंदा सुल्तान बना बैठा हुआ है जो अली मर्दान को हरा के बना था। तब इवाज को हराया जाए और बंगाल को अपने अंदर लिया जाए, तो इल्तुतमिश बंगाल जाते हैं और वहाँ पे अटैक करते हैं, पर हरा नहीं पाते। बंगाल का कुछ मिट्टी में कुछ है कि यहाँ पे दिल्ली वाला सिस्टम नहीं चलता। हाँ, मतलब यहाँ पे जो भी आता है दिल्ली से वो आके यहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट कह देता है, और ये इस समय से नहीं, उससे पहले से चल रहा है, शायद आज भी। हाँ, कुछ है बंगाल की मिट्टी में। कब कुछ समय तो बिताओ बंगाल में। खैर, इल्तुतमिश 5 साल कोशिश करते हैं बंगाल जीतने का, पर पूरी तरह से कभी जीत नहीं पाते। पर क्यों उनको कहा जाता है कि ये है एक्चुअली स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठाता, ये कि ये पहली बार, भाई ये लोग तो सब ऑफिसर्स थे ना, रैंक से निकले थे, सारे स्लेव थे, मामलुक थे, तो इनको जिनसे आप बने हो, जिनके रैंक से बने हो, वो तो अभी आपको सुल्तान नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे हमारे से ही एक बंदा है, वो प्रमोशन होके उसका थोड़ा आगे जाके वो हेड बन गया है। करेक्ट, ठीक है, सुल्तान वाली बात तो आएगी नहीं, जो पर्शिया के सुल्तान, ईरान के सुल्तान और इन लोगों का जो बात था। हाँ। तो इल्तुतमिश ने पहली बार ये किया कि नहीं, सुल्तान तो अलग पोजीशन है भाई। सुल्तान मतलब सुल्तान। हाँ, हेल सुल्तान। सिपाह सालार और सुल्तान में बहुत डिफरेंस है। मैं प्रमोशन होके मैं मालिक बन चुका हूँ अब। तो ये वो चालू करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपको आके पर्शियन कोर्ट में जैसे होता है सलाम करना पड़ेगा, है दंडवत, सलाम करो, ये सब चीज़ें इन्होंने चालू किया। तो ये बाकी लोगों को पसंद नहीं आया कि नहीं, ऐसे कैसे हमारे में से कोई आगे बढ़ के कैसे सुल्तान बन जाएगा। तो बाकी जो नोबल्स थे, बाकी जो अमीर उमरा थे, वो तो आप सुल्तान बन गए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मनमर्जी से सारा काम नहीं कर पाओगे। एक मार्गदर्शक मंडली बनेगी आपके नीचे, जो है 40 लोगों का। तो ये 40 लोगों का एक मार्गदर्शक मंडली वो बनाते हैं, जो कि हमेशा एडवाइस करेगा, और इनके एडवाइस के हिसाब से ही सुल्तान को लगभग चलना है। तो ये मान लिया गया। तो दोनों एक पैरेलल पावर सेंटर बना, एक सुल्तान और एक ये 40, और ये बहुत दिनों तक रहा। अकबर ने भी ये चालू किया था। अकबर के टाइम तक जो है ये 40 लोगों की एक प्रथा हिंदुस्तान में रहा, जो काफी लोग कहते हैं, और इसको मैंने अलग से क्यों बोला कि काफी लोग कहते हैं कि ये जो 40 वाला है ग्रुप, एक टाइम के बाद ये लोग कुछ इल्यूमिनाती टाइप के बन जाते थे, बन गए थे, क्योंकि एक्चुअल पावर तो इनके पास था। अच्छा, वहीं से ये कॉन्सेप्ट भी है, इल्यूमिनाती या सीक्रेट सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि अकबर के जो 40 लोग थे उनको लोग सीक्रेट सोसाइटी वाले मानते थे। हाँ। ये इसके बारे में हमने बात भी किया है। हाँ। तो ये शुरुआत होती है यहाँ से। इल्तुतमिश के जो अमीर वगैरह थे, उन्होंने ये चालू किया था 40 लोगों का ग्रुप। बाकी इल्तुतमिश खलीफा को भेजते हैं कि, और खलीफा इनको आइडेंटिफाई करता है कि सुल्तान, हिंदुस्तान का सुल्तान है इल्तुतमिश। तो यहाँ से शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को खलीफा ने माना नहीं था। अच्छा। इनके टाइम पे कुतुब मीनार खत्म होता है। तो ये सब होता है, और ठीक ठाक, मतलब उस समय के हिसाब से ठीक ठाक आदमी था, क्या मतलब ठीक ठाक रूलर था, क्योंकि इन्होंने एक बिल बनाया था। भाई उस समय ये समझना जरूरी है कि उस समय तो जिसकी लाठी उसका भैंस, कि आप तलवार लेके निकल रहे हो और जीत रहे हो जगह, तो आप वैसे ही रूल करोगे बाय फोर्स। कोई आज के जैसा कोई प्रजातंत्र तो था नहीं। करेक्ट। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा उस समय का, खराब अच्छा कहने के लिए भी। तो इन्होंने कुछ, तो वेलफेयर, बहुत किसी भी राजा का वेलफेयर मोटिव नहीं होता था, पर इनका ये था कि आपको कोई अगर एक घंटी लगाई गई थी इनके महल के सामने, जो पूरे दिल्ली भर में वो घुमाया हुआ था, उसका जो नारा है, तो आप वो खींच सकते हो, तो बेल बजेगा, तो आप बता सकते हो कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, इस तरह की बातें ये करते थे। तो ये अच्छा, ये जब जाते हैं उधर बंगाल, तो वहाँ पे अपने बेटे नासिरुद्दीन
को वहाँ पे रख के आते हैं। नसीरुद्दीन महमूद जो है उनको वहाँ पे रख के आते हैं कि बंगाल आप संभालो, कि ईवाज़ को हरा के थोड़ा बहुत बंगाल संभालने के लिए। लेकिन नसीरुद्दीन बहुत दिनों तक रूल नहीं कर पाते, मर जाते हैं। ये जैसे ही बंगाल जीत के वापस आते हैं तो नसीरुद्दीन वहाँ पे मर जाता है। तो टूट चुके हैं इल्तुतमिश। तो अब किसको, इनका जो बेटा था, मेन जो सबसे अच्छा बेटा था, वो तो मर गया बंगाल में। कुछ लोग कहते हैं मार दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही मर गया। तो अब किसको नॉमिनेट करें, क्योंकि इल्तुतमिश तो सुल्तान बन चुका है, अब तो इसके बाद स्लेव्स नहीं बनेंगे। अपने ऑफिसर को नॉमिनेट करने वाली बात तो होगी नहीं अब तो अपने वंश से ही होगा। तो ये नॉमिनेट करते हैं अपने बेटी को, रजिया सुल्तान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इससे पहले कोई मतलब रानी तो बहुत बने, वो राजा की रानी है, पर कोई रानी हेड करेगी, राइट, ये कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार राजिया सुल्तान है। हाँ, तो राजिया सुल्तान बनी, वैसे पहली बार एज ए फीमेल सुल्तान बनी। इमीडिएटली कैसे बन पाती? सोसाइटी तो बहुत, सोसाइटी यानी जो 40 लोगों का जो ग्रुप है, जो मेनली पावर सेंटर है, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं आज के डेट में, ये लोग तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं। ये कैसे मान लेंगे कोई की प्रधानशील कोई लड़की आके राज करेगी हमारे ऊपर? करेक्ट। आज के डेट में भी मानना ऑर्थोडॉक्स लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि कोई औरत हम पे रूल करेगी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी के साथ साथ पैट्रियार्की भी आता है। करेक्ट, एकदम। तो ये लोग मानने वाले नहीं थे। इल्तुतमिश ने बोल गए थे कि ये राजिया बनेगी, फिर भी नहीं। तो 40 लोगों ने क्या किया कि रुकनुद्दीन करके उनका एक दूसरा बेटा था, उनको बैठाते हैं इस पे तख्त पे। तो रुकनुद्दीन बहुत काम के नहीं थे, वो थोड़े अय्याश से थे, ठीक है। दारू पीना, मस्ती करना, पार्टी करना, ये उनका बेसिक काम था। हाँ, बड़े बाप के बिगड़े बेटे, दिल्ली का लड़का, ठीक है। तो पर उनकी माँ जो थी वो मेन थी, उन्होंने ही 40 लोगों के साथ मिलकर ये किया था, जिनका नाम था शाह तुर्कान। ये बन गई थी ये मतलब दूसरी बीवी थी, राजिया की माँ नहीं थी ये दूसरी बीवी थी। तो शाह तुर्कान बेसिकली चलाती थी इनके नाम पे, फिरोज के नाम पे, रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन का कहते हैं कि ये तो इतने अय्याश से थे और उनको लगा कि अरे अब तो हिंदुस्तान का सुल्तान बन गए हम, तो रात को दारू पी के, ये रात को या दिन को भी दारू पी के हाथी पे निकलते थे, और जो हम सिनेमा में जैसा देखते हैं कि स्वर्ण मुद्रा ऐसे, भाई मैं सुल्तान हूँ, आप ये लो हीरे जवाहरात, इस तरह से फेंकते थे रास्ते में और लोग उसको बटोरते थे। इस तरह का बंदा था। तो ट्रेजरी खाली हो रही थी इनके अय्याशी के चलते। तो और शाह तुर्कान अलग से, उनको तो लेना था बदला, क्योंकि उनका मतलब इल्तुतमिश के रहते उनको ज़्यादा कोई भाव नहीं मिला था। तो ये बदला ले रही थी कि बाकी जितनी रानियाँ थी, बेगम थी, उन सबको या तो जेल में भरो, उनके बेटों को मार डालो। अच्छा। यहाँ तक कि राजिया सुल्तान को भी मारने का इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। तो ये 40 लोगों को समझ में आ गया, जो 40 का ग्रुप है, कि भाई इससे तो ना चलने वाला है मामला। और राजिया सुल्तान को ऐसे ही थोड़ी इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था, बहुत ही सही राजनीतिक बुद्धि था उनमें। तो इन 40 के साथ राजिया सुल्तान ने मिलके दिल्ली में एक अजीब सी घटना घटती है। लोग दिल्ली के वो नॉमिनेट करती है और राजिया सुल्तान को बोलती है कि अब ये बनेगी हमारी अगली सुल्तान। अच्छा। तो पहले एक आर्म्ड नहीं, पहला एक मास मूवमेंट होता है दिल्ली में, जहाँ पे लोगों ने बोला कि नहीं, फिरोज को हटाओ और राजिया को, मतलब किसी और को बनाओ, फिरोज को तो हटाओ पहली बात। तो फिरोज को तो मार दिया जाता है, शाह तुर्कान को जेल में बंद किया जाता है। फिर वो 40 बैठते हैं कि अब किसको बनाया जाए भाई। तो राजिया बोलते, हेलो मैं हूँ, मुझे नॉमिनेट किया था और लोग चाहते हैं मैं बनूं। तो ये मास मूवमेंट से फिर राजिया बनती है सुल्तान। सुल्ताना नहीं, वो कहती है मैं सुल्तान हूँ, इसलिए तो नाम भी राजिया सुल्तान है। तो वो अपना मतलब जो पर्दा है वो सब खोल के उन्होंने मतलब सुल्तान वाला ड्रेस पहनती है।
पहन के घोड़े वोड़े पे बैठ के अब यहाँ से होगा रूल, और बहुत सही उनका मतलब स्ट्रिक्ट वैसा उनका रूल था। पर फिर ये ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम उनको समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़। बाहर से तो रज़िया सुल्तान थी बहुत कड़क, उनको कुछ कर भी नहीं पा रहे थे लोग, और लोगों का सपोर्ट था रज़िया सुल्तान के साथ। पर ये ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे इनको समझ में मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। देखो रुनाभो, प्यार इंसान से क्या ना करवाए। रज़िया सुल्तान का भी खत्म, मतलब उनका भी राज खत्म होता है प्यार के लिए। प्यार के लिए? हाँ। कैसे? तो रज़िया को प्यार हो गया जलालुद्दीन याकुत करके एक सेना मामलुक एक है से, जो थे इथियोपिया से। अच्छा। इथियोपिया सुन के बहुत अजीब मानने की बात नहीं, एबिसिनियन या इथियोपियन स्लेव्स आते रहते थे, ठीक है। तो याकुत से हो जाता है इनको प्यार, याकुत को बना देते हैं अपना सेकंड इन कमांड, और ये रज़िया और याकुत के जो जानने वाले हैं यही लोग बाकी जगहों पे पोस्टिंग होती है। तो 40 लोग जो है उनका एक तो गुस्सा है कि एक तो औरत बन के बनी है हमारी सुल्तान, ऊपर से हम लोगों को भाव भी नहीं दे रही, याकुत को मिल रहा है सब कुछ, अच्छा, बदला तो लेना पड़ेगा। तो रज़िया अपने काम के लिए, भाई गवर्नमेंट का काम होता है, उसके लिए वो जाती है पंजाब। इस बहाने मतलब इस टाइम पे ये जो 40 लोग हैं ये कंस्पायर करते हैं और याकुत को मार डालते हैं। अच्छा। और पंजाब के जो गवर्नर है भटिंडा के, हाँ अल्तुनिया नाम था उनका, अल्तुनिया को बोलते हैं अब रज़िया को गिरफ्तार करो। रज़िया हो जाती है गिरफ्तार और ये बनते हैं, याकुत मर जाते हैं। अच्छा। तो ये रज़िया सुल्तान को पसंद नहीं आता। ये लोग फिर एक ऐसे ही मतलब एक पपेट बैठाते हैं ना, ऐसे लोग क्या करेंगे, फिर पपेट बैठाएंगे। तो इन्होंने बहराम करके एक को, जो इल्तुतमिश के तीसरे बेटे थे बहराम, उनको बैठाते हैं कि आप बैठो यहाँ पे और हम संभालते हैं। अल्तिजिन करके उन 40 लोगों का हेड था, वो बोलते हैं कि हम संभालेंगे। पर रज़िया तो रज़िया है, वो ऐसे कैसे हार मान लेगी। वो क्या करती है कि भटिंडा के जो गवर्नर है अल्तुनिया, इनको बोलती है कि अच्छा आपको क्या चाहिए, मतलब आप तो गवर्नर हो, रूल करना है, मैं हूँ रज़िया सुल्तान, एक काम करते हैं हम लोग शादी कर लेते हैं। ओके। हम शादी कर लेते हैं, फिर आपका पंजाब का फोर्स और मेरे जो फोर्स है ये सब मिलके दिल्ली अटैक करते हैं। यही होता है, शादी हो जाता है। हाँ, अल्तुनिया और रज़िया शादी करके दिल्ली अटैक करती है। पर तब तक इन लोगों को पता था कि रज़िया रिटेलिएट करेगी, तो रज़िया हार जाती है, अल्तुनिया भी मारे जाते हैं। और रज़िया को जमुना पार में एक बहुत ही अनडिस्क्रिप्ट से ग्रेव उनका है, कब्र है, जहाँ पे वो मतलब एक बाजार के अंदर, बस्ती के अंदर अभी भी है रज़िया सुल्तान के, लेकिन कोई बड़ा सा वो नहीं है, उनका मकबरा नहीं है उनके नाम पे। पर हिंदुस्तान की सबसे पहली सुल्तान औरत बनी थी वो, फीमेल रूलर रज़िया सुल्तान, उसका ऐसे ही ख़त्म होता है। और जिनको बैठाते हैं वो भी मानने वाले तो है नहीं, वो भी अल्तिजिन को धीरे धीरे, भाई रूल पावर का एक अपना नशा होता है, फिर आप पपेट बन के नहीं रहना चाहते, तो वो लोग भी अपने आप पावरफुल हो जाते हैं। तो मामूद जो है, तो मामूद है तख्त पे, पर ये मामूद जो है ये इनको राज करना ही नहीं था। इल्तुतमिश के बेटे जो है, इनको राज करना नहीं था। ये बड़े धार्मिक किस्म के इंसान है, और धार्मिक वैसा नहीं कि धर्म के लिए मैं मार काट करूं, मतलब मैं किताब पढूं, ठीक है, धर्म के रास्ते चलूं, इसी टाइप की चीज़ें, मतलब बहुत ही पायस शांति प्रिय एक इंसान मामूद, नासिरुद्दीन मामूद। इन्होंने कहा कि मुझे ये सब करना नहीं है, ये सब राजवाज मार काट ये सब मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो किताबें पढ़नी है। और ये कोई पैसे भी नहीं लेते थे, अजीब बात है, ये राजकोष जो इतना बड़ा ट्रेजरी, इंडिया बहुत रिच था, ये वहाँ से पैसे वैसे नहीं लेते थे कुछ, कि मुझे इतना कुछ चाहिए ही नहीं। कहते हैं कि ये मामूद की एक बेगम थी, जिन्होंने कहा कि भाई हमारे घर के कामकाज के लिए एक किसी को रखा जाए, ठीक है। तो मामूद ने कहा
अच्छा रख तो लेंगे एक दास को, बेसिकली स्लेव को रखा जाए, खरीद के हम ले, तो दास को खरीदेगा कैसे कोई, पैसे चाहिए ना। तो बीवी ने कहा भाई आप सुल्तान हो हिंदुस्तान के, आप तो खरीद ही सकते हो। तो महमूद ने कहा नहीं, सुल्तान हूं इसका मतलब क्या, पैसे मेरे थोड़ी है, वो तो देश का पैसा है, मतलब राज का पैसा है, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज हो सकता। इस तरह का इंसान था वो। तो इन्होंने कहा, इनके एक वफादार थे जिनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन बलबन को बोलते कि भाई साहब, बलबन साहब आप, और गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के भी बहुत करीब थे, तो कि आप संभालिए ये सब चीज़ें, ये पॉलिटिक्स मुझसे नहीं संभलेगा, मैं चला। तो ये कहीं यूपी में, आज का जो यूपी है वहीं पे कहीं जाके ये बस जाते हैं, वो रूल नहीं करते हैं। उनके नाम पे गियासुद्दीन बलबन 20 साल तक रूल करते हैं। गियासुद्दीन बलबन, ये नाम तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो गियासुद्दीन बलबन जो है, ये जब आए तो प्रॉब्लम तो बहुत सारा था। एक तो ये जो 40 लोगों का बना हुआ था, ये आपस में लड़ मर रहे हैं कि कौन बनेगा अगला सुल्तान, कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। उधर थोड़ी सी जो राजिया सुल्तान के बाद थोड़ा सा दुबला हुआ अपना राज, तो राजपूत राजा सब अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देने लगे। उधर मंगोल का तो था ही प्रॉब्लम, वो बार बार आके लूट रहे थे। तो ये चला रहे ऐसे ही राज। इस वक्त क्या होता है कि ये महमूद जो है, इनको तो रूल नहीं करना है, पर इनकी माँ जो है, एक रायहान करके थे दूसरे अमीर, बलबन का राइवल, वो समझाते हैं कि ये बलबन हड़प लेगा आपका राज, महमूद को तो मन नहीं है राज करने का, पर आप अगर कुछ करोगे नहीं तो ये हड़प लेगा पूरा। तो वो समझाते हैं उनकी जो माँ है, महमूद की माँ को, और उसके बेटे को बैठाते हैं पावर में। ये लोग क्या करते हैं, बलबन को भेज देते कि नहीं, बलबन यहाँ पे रहेगा दिल्ली में ज़्यादा देर तो ये हो जाएगा पावरफुल, तो इसको बोलो अपने जागीर में जाए। उस समय क्या होता था कि सारे अमीर जो है उनको सैलरी थोड़ी मिलती थी, ये सब अपने अपने जागीर के जागीरदार होते थे। करेक्ट। और जब राज की बात हुई तब सब इकट्ठे होकर डिसाइड करते थे। तो बलबन को बोला आप जाओ अपने जागीर में, तो जागीर में चले जाते हैं, पर रायहान की बात समझ जाते हैं, फिर बलबन को वापस बुला लेते हैं नासिर जो है। और उसके बाद नासिर मतलब महमूद जो है मर जाते हैं और बलबन बनते हैं सुल्तान। बेसिकली इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, बड़ा कुछ कारनामा नहीं होता है। ये बलबन जो है ये भी इल्तुतमिश की तरह, इल्तुतमिश से सीखे हुए थे। इन्होंने जो सुल्तान का पोजीशन ओहदा है उनको और बढ़ाया कि भाई सुल्तान बहुत ऊपर है आप लोगों से, वो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, इसीलिए वो सुल्तान बना है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत डिस्टेंस हो गया नोबल्स को कंट्रोल करने, क्योंकि आमिर जो थे, अमीर तो लड़ रहे ना आपस में कि कभी भी कंस्पिरेसी करेंगे, कभी भी हटा देंगे, तो बोले इन सबसे हटना पड़ेगा सुल्तान को, तो वो बनेंगे ऊपर। और बोला कि अब दूसरा चीज़ ये हुआ कि स्पाई नेटवर्क बनाया इन्होंने कि लोग क्या कंस्पिरेसी कर रहे हैं कहाँ पे, ये जानना सुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब जगह पे अपना स्पाई नेटवर्क फैलाओ। तो इन्होंने फैलाया सभी जगह पे अपना स्पाई नेटवर्क, और अपने आप ये जस्टिस पसंद इंसान थे। अजीब ही तरह का जस्टिस था उन लोगों का भी। जैसे कि एक कोई अमीर था, छोटा सा जागीरदार था, उन्होंने शराब पी के किसी को मार दिया, एक अपने दूसरे बंदे को। तो उसकी बीवी आई बलबन के पास कि ऐसा हुआ है। तो बलबन ने बोला अच्छा, उसको 500 कोड़े मारो पहली बात तो, और उसके बाद इस बीवी की दास बनाओ इसको। अच्छा, तो ये सब हो रहा था। अच्छा, बलबन हाँ। और मंगोल तो एक एक करके इन्होंने, जैसे अमीर को इन्होंने कंट्रोल किया। स्पाई नेटवर्क हुआ तो राजपूताना का भी खबर इनको मिलता था। मंगोल्स थे तीसरी प्रॉब्लम। तो मंगोल्स में इन्होंने हुलागू खान के साथ एक मैत्री करी, एक ट्रीटी साइन किया, कुछ पैसे वैसे कुछ दिया होगा इनको कि भाई आप अटैक नहीं करोगे। और एक शादी भी हुई, चंगेज के जो ग्रैंडसन थे इनके साथ इन्होंने
शादी वाला भी रिश्ता एक वो किया। पर प्रॉब्लम तो एक ही है, बंगाल। क्योंकि बंगाल में उस समय फिर एक कोई इंडिपेंडेंट बन गया, तुगराल। हाँ, तुगराल, मुगीसुद्दीन तुगराल एक फिर से बन गया एक ट्रबल। क्योंकि उसको भी भेजा गया था कि भाई तू वहां पे जाके अंडर, मतलब बलबन नहीं भेजा, मुगीसुद्दीन तुगराल को बलबन नहीं भेजा कि तुम संभालो, तुम हो गवर्नर बंगाल के। अब वो आके इंडिपेंडेंट बन गया। हाँ, बीच में क्या हुआ कि एक बार खबर मिली, ये मंगोलों के साथ लड़ाई करते वक्त एक अफवाह फैली कि बलबन मर गया। हाँ। तो तुगराल बोला अच्छा बलबन मर गया, मैं सुल्तान हूँ दिल्ली बंगाल का सारी दुनिया का सुल्तान हूँ मैं। हाँ, तो नहीं बंगाल का। तो बलबन वापस आके इसको लिखता भी है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी हूँ, आप मेरे अंडर रहो। तो बोलता नहीं, मैं एक बार तो सुल्तान बन चुका हूँ, अब तो मैं गवर्नर नहीं बन सकता ना, पीछे नहीं हट सकता। तो ये जाते हैं भाई कैसे अब इनको बंगाल को कैसे संभाला जाए। तो दो बार अपने दूसरे से 5 साल को भेजते हो, हार के वापस आ जाते हैं। क्योंकि उस समय बंगाल का भी बहुत, बिकॉज बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे अमीर जगह थी बंगाल। तो वहां पे सुल्तान जो बनेगा वो उतना ही पावरफुल होता था। करेक्ट। तो बलबन हरा नहीं पा रहा है बंगाल के तुगराल को। छोटे बेटे को ले जाते हैं, छोटे बेटे जिसका नाम है बुगरा खान। तो बुगरा खान को लेके फिर चल मेरे साथ। बुगरा खान को मन नहीं था, बुगरा खान भी अय्याश था, उनको भी पार्टी वार्टी करने से ही मतलब था कि भाई चल मेरे साथ, बंगाल जीतेंगे और तू बंगाल संभालेगा। ठीक है भाई, गया, फिर हराया वहाँ पे तुगराल को। और वो भी बहुत दिलचस्प कहानी है कि किस तरह से तुगराल को हराया गया था। क्योंकि बताएं वो थोड़ा। हाँ, तो ये बलबन पहुंचते हैं बंगाल, और जहाँ पे तुगराल का कैपिटल है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, देखते तुगराल वहाँ पे नहीं, वो कहीं और है। अच्छा। नॉर्थ बंगाल में एक जगह है, लखनौटी बोलते थे जिसको, लखनावती या लखनौटी। राम लक्ष्मण से पॉइंट नहीं है, लक्ष्मण सेन से नाम पड़ा। तो लखनौटी में पहुंचते हैं, लखनौटी में ये है नहीं। ये चले गए नीचे एक जगह पे साउदर्न बंगाल में, वहां पे है ये तुगराल। तो बोला चलो फिर साउथ में चलो। और ये बड़ा शातिर इंसान था तुगराल। साउथ में क्यों गया? क्योंकि इसकी सारी ट्रेजर जो भी इसने इकट्ठा किया था तुगराल ने, वो सारे रखे हुए थे ढाका में। अच्छा। ढाका के पास जिसको सोनारगांव बोलते हैं, वहां पे इनका तीसरा कैपिटल था, तीसरा सेंटर था, वहां पे सारा ट्रेजर रखा हुआ था। इसको पता था कि अगर मैं चला जाऊं वहां पे, और फैमिली भी वहीं पे थी, कि मैं अगर वहां चला जाऊं तो बलबन को मेरा पीछा करते करते वहां पहुंचेगा, अगर हार जाए तो सारा तो ले लेगा वहां से, तो वहां पे जाने ही नहीं देते। मैं चला जाता हूँ साउथ में रहते हैं, लखनऊ करके एक जगह है वहां पे। तो बलबन यहाँ पे आता है। बलबन जब यहाँ पहुंचता देखता है ये चला गया ढाका, परेशान। तो वहाँ पे एक हिंदू राजा है, उनके साथ बलबन मिलते हैं और कहते हैं कि ढूंढ के निकालो। तो हिंदू राजा दानुज नाम है उनको, वो कहते हैं कि अच्छा पद्मा या गंगा का जो पद्मा वाला रिवर है, नदी के रास्ते तुगराल भाग नहीं पाएगा, ये मैं इंश्योर करता हूँ, जमीन आप देख लो। ये उन दोनों में तय होता है। और कहीं मिल नहीं रहा है, 1.5 साल से चल रहा है ये सब चीजें। बलबन वहां पे पड़ा हुआ है बंगाल में, और तुगराल कहीं मिल नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि तुगराल अपना कहीं जमीन के रास्ते से ही हाथी वाती लेके, अपने लोगों को लेके और पूरा ट्रेजर लेके वो कहीं तो निकल पड़ा है। ठीक है, ढूंढ रहे हैं। तो बलबन ने सोचा अच्छा पूरा फोर्स लेके मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा इसको, तो अपने पूरे फोर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, कि सबको बेचते, कि स्पाई नेटवर्क था ही बलबन का, कि आप ढूंढ के निकालो है कहाँ ये। तो कुछ 100 लोग या 25 लोगों का टीम होता है, हर जगह ढूंढते रहते हैं बंगाल में, मिल नहीं रहा है। एक जगह मिल जाते हैं, तुगराल नहीं मिलता, मिलते हैं कि इनके 2 सैनिक है जो कि दारू पी रहे हैं एक जगह पे बैठ के, और दूर कहीं पे इनके घोड़े रखे हुए हैं, हाथी वाथी भी दिख रहा है। तो समझ में आ जाता है इन ग्रुप को कि तुगराल तो इसी जगह पे है। तो ढूंढ के निकालते हैं अच्छा ये कैंप है तुगराल का। क्या करेगा इंसान, छोटी टोकरी है, तुगराल इतना बड़ा, तो आप 25 लोग मिलके तो आप करोगे नहीं। आप तो बलबन को खबर करोगे कि हम हैं यहाँ पे, कि एक बंदा जाओ उसको खबर करो, हम इसको फॉलो करते हैं। नहीं, ये लोग खुद अटैक कर देते 25 लोग मिलके, हार जाते।
अरे भाई, और तुगराल भी अजीब, इसको लगता है पूरा फोर्स अटैक, क्योंकि ये जो बलबन ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, ये तो तुगराल को नहीं पता। ये देखता है कि बलबन का फोर्स हम पे अटैक किया है, इसको लगता है पूरा फोर्स अटैक कर दिया है, तो ये नदी में कूद जाता है खुद। हाँ, और हाँ, नदी में कूद जाता है, तो वहां पे उसको मार देते हैं। तो डूब के मर जाते हैं? डूब के नहीं, वो नदी में कूदते हैं, बाकी लोगों ने उनको तीर वीर चला के उनको मार डालते हैं। तो तुगराल खत्म। तो अब बलबन वापस जाएगा, बुगरा खान को बोलते हैं भाई मेरा बेटा है, मैं तुझसे ही भरोसा कर सकता हूँ, अपने लोगों पे तो भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको बंगाल भेजेंगे। हाँ, तो कहते थे वो कि लखनौटी जो है ये बुगलाकपुर है, बुगलाकपुर यानी द सिटी ऑफ रेबल्स। अच्छा। यहाँ पे जो भी आएगा वो रेबल करेगा, हाँ, द्रोह कर देगा। तो बुगरा खान को रख दिया था वहाँ पे, बुगरा खान को रख के चले गए बलबन। अब कुछ दिनों बाद बलबन थोड़े बीमार पड़ जाते हैं और मरने वाले, पर बुगरा खान को तब तक बंगाल राज आ जाता है। और वो भी इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, बड़ा अजीब। तो बलबन जब मरने वाले हैं तो लोग बुलाते हैं बलबन इसको कि बुगरा खान को बुलाते हैं दिल्ली कि आप जो है अभी शासन संभाले, मेरे बाद आप संभालो। तो बुगरा खान बोलता है, अच्छा, इसको बलबन जाते वक्त बहुत सारा ज्ञान दिया था बुगरा खान को, क्योंकि बुगरा खान था अय्याश। बोलता है देखो ये सब नहीं, तुम्हें बेसिकली राज करना है, पर तुमको कहने का कोई फायदा तो है नहीं, मैं पीछे मुड़ूंगा, तुम फिर से शुरू कर दोगे यही सब चीज़ें। खैर, बुगरा खान को बुलाते हैं दिल्ली की, अब दिल्ली का तख्त आप संभाले, आप दिल्ली हिंदुस्तान के सुल्तान बनेंगे। बुगरा खान कहता है कि नहीं, मैं बंगाल में ही ठीक हूँ। समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि मैं बंगाल में ही ठीक हूँ, मुझे दिल्ली का सुल्तान, हिंदुस्तान का सुल्तान नहीं बनना है, मैं बंगाल का सुल्तान बहुत ठीक हूँ, बंगाल का नवाब ठीक हूँ मैं। अब भाग जाते हैं वहां से, भाग के बंगाल आ जाता है कि नहीं, मुझे नहीं, ये सब करना नहीं है, बंगाल ठीक है, यहाँ पे अय्याशी चल रही है, पार्टी वार्टी चल रहा है, मस्त है, अच्छा है, कॉम्पिटेंट, कंप्लेसेंट। तो इसका बुगरा खान का बेटा कायकोबाद, इसको बनाया जाता है बलबन के बाद। करेक्ट। और फिर कायकोबाद को लगता है यार मेरा, अब बुगरा खान वहां पे जाके, भाई जो हेयर अपरेंट था यही बनने वाला था सुल्तान, वो बंगाल में अपना राज चला रहा है, मैं हूँ उसका बेटा, मैं हूँ सुल्तान दिल्ली का, मैं हूँ दिल्ली का सुल्तान, मेरी बात तो नहीं मानेगा ये मेरा बाप। तो कायकोबाद को भी लगता कि ये बुगरा खान जो है ये द्रोह करेगा, और बुगरा खान भी थोड़ा पैट्रनाइजिंग कि भाई हाँ ठीक है, तुम दिल्ली विल्ली संभालो, बंगाल तो मेरे पास है, इस तरह का एटीट्यूड चल रहा है। तो दोनों में संदेह होता है कि एक दूसरे को खा जाएगा। तो दोनों मिलते हैं यमुना के पास, और फिर कायकोबाद को लगता है कि बुगरा खान कभी भी अटैक कर सकता है दिल्ली। तो बुगरा खान ऐसा कुछ करता नहीं है, बोलता है कि नहीं बेटा, मैं बंगाल में अपना राज चला रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, तुम बाकी हिंदुस्तान संभाल लो, इसी तरह से चलेगा हमारा, यही चलता रहा। तो कायकोबाद बहुत क्या कहते हैं उसको, अच्छे रूलर नहीं थे। कायकोबाद भी बाप का बेटा था, उसको भी शराब शबाब और कबाब के अलावा कुछ दिखता नहीं था। तो इस समय भाई राज चलाने के लिए तो कोई चाहिए, तो बलबन के एक वफादार वो निकल के आते हैं जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी इस समय आते हैं कि नहीं, कायकोबाद के हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, संभालूंगा मैं करके वो बनते हैं सुल्तान और कायकोबाद को मार डालते हैं। यहाँ खत्म होता है एक्चुअली मामलुक का जो, हाँ, तो दास वंश या मामलुक का जो है वो यहाँ खत्म होता है और शुरू होता है खिलजी डायनेस्टी 1290 में। 1290। खिलजी डायनेस्टी में पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद हम जानेंगे बाकी सैयद और थोड़े बहुत लोधी। तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। शायद अगले एपिसोड में हम दिल्ली सल्तनत को कंक्लूड कर पाए, या फिर और एक एपिसोड लग भी सकता है, देखते हैं जो भी होगा। पर ये एपिसोड से इतना तो ये इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली सल्तनत कैसे पुख्ता जैसे हुआ, और हिंदुस्तान का पहला वुमेन रूलर राजिया सुल्तान बनी, और ये बुगरा खान बंगाल कैसे एक ट्रबल स्टेट रहा हमेशा दिल्ली के लिए।
तुगराल कह लो या बुगरा खान कह लो, जो भी है, इवाज, तुगराल, बुगरा खान, सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, Correct. बंगाल की मिट्टी के। हाँ, तो इसके बाद खिलजी, और वो बहुत दिलचस्प कहानी है, हाँ, उस पर हम आएंगे अगली बार। उसमें कि हम आएंगे। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। सिर्फ इतना बता देते कि जिस तरह से सिनेमा में, बॉलीवुड में दिखाया जाता है, न जलालुद्दीन वैसे इंसान थे, न अलाउद्दीन वैसे इंसान थे। वो थोड़ा तो वो एग्जेजरेशन है। नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा गलत एग्जेजरेशन। हाँ, गलत है, बहुत सारे जगह में ही गलत, ज्यादातर तो गलत ही है। हाँ, मैंने बॉलीवुड पे भरोसा करके आजकल बहुत लोग हिस्ट्री के ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, जो लोग ये नहीं तय कर पाए पिछले 70 साल से कि जोधा जो है वो अकबर की बीवी थी या बहू थी। हाँ, उन लोगों से तो हिस्ट्री सीखना थोड़ा करेक्ट, ज्यादा ही बहुत ठीक नहीं होगा शायद। हाँ, थोड़ा बहुत हिस्ट्री बुक्स में शायद बेटर होगा। तो आज का एपिसोड हम यही खत्म करेंगे। एक चीज और कि इसके बाद अगर कोई बताए कि बख्तियार खिलजी और नालंदा, आपको पता है ना क्या कहना है। सो आज का एपिसोड इसी नोट पे खत्म करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा नहीं तोड़ा, ये फाइनल बात है। और इसके कोई अगर बोलता है तो ऑब्वियसली देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट, सो ये फैक्ट है नहीं। सो आज के एपिसोड में शायद हमें लगता है कि हम मामलुक जो डायनेस्टी है या दाश जो डायनेस्टी है उसको हम पूरा कवर कर पाए, और आप तक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा पाए जो कि आपको पहले से मालूम नहीं था, या पहले से मालूम था फिर एक बार एक रिपीट हो गया, पूरा एकदम एक रिवाइंड हो गया। सो वट एवर दैट इज, जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा लग रहा है बागर बॉन्ग का एपिसोड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में लेके अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। सो लास्ट में मैं जो कहता हूं वो मैं जरूर कहूंगा, स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। टाटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।